जो भी तुम कमाते हो सब खर्च कर देते हो, कोई बजट नहीं बनाते हो। आखिर भविष्य का भी तो कुछ सोचो। यह बात एक मितव्ययी पत्नी के मुंह से अक्सर सुनी जा सकती है और एक आम लापरवाह सा पति यह कहकर टाल देता है कि छोड़ो ना, कल किसने देखा है। कुछ ज़्यादा ही अच्छा पति हुआ तो पत्नी से लाड और मस्का लगाते हुए बोलेगा, मैं क्यों फिक्र करूं, तुम हो ना मेरा घर संवारने और मेरी मदद करने के लिए। और पत्नी अपनी प्रशंसा से और भी अच्छे से घर संभालने लगती है। आम घरों में यही होता है, पर यहाँ बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि पत्नी अपने पति की कमाई की कौड़ी कौड़ी पर अपना हक जमाने को कमर कसे हुए थी। पहले की बात और थी, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है, समझे तुम। हिमांशी ने उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश की तो वह बोला, देखो हिमांशी, मुझसे माँ से झूठ नहीं बोला जाएगा। मुझे यह पसंद नहीं है और ना ही मैंने जब से कमाना शुरू किया है हमेशा अपनी सैलरी सबसे पहले लाकर माँ के हाथ में ही रखता आया हूँ। हर महीने के 5 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाती है। यह बात माँ को अच्छी तरह पता है। यूँ माँ से झूठ बोलकर एकदम लग रहा है जैसे मैंने कोई चोरी की है। आलोक के स्वर में एक उदासी साफ झलक रही थी। हिमांशी बोली, अरे तो क्या हुआ, कल दे देना और कह देना कि इस बार सैलरी आने में 1 दिन की देर हो गई और पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कमाई पर पहले मेरा हक है, तुम उनको आधी कमाई देना बस। वह बोला, पर मैं माँ को क्या कहूँगा जब वो पूछेगी कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। हिमांशी बोली, कह देना कि अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें काफ़ी सारे लोगों को कम सैलरी मिली है, लगभग सबको यह खामियाजा भुगतना पड़ा है और मम्मी जी यकीन कर लेंगी। वह बोला, अरे माँ तो यकीन कर लेगी, पर मेरे ज़मीर का क्या, मैं बोल पाऊँगा माँ से झूठ। आलोक बोल ही रहा था कि इसके आगे संगीता जी और नहीं सुन पाई और बगैर पानी लिए ही चुपके से रसोई से वापस लौट आई। राकेश जी ने पूछा, अरे तुम पानी लेने गई थी और खाली बोतल फिर से उठा लाई। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की आंखें देखी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी संगीता जी खुद बोल पड़ी, देखो ना, नई नवेली बहू हमारे बेटे को हमसे झूठ बोलना सिखा रही है। कह रही है पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी पूरी कमाई पर अब मेरा हक है। और यह भी कह रही थी कि अगले महीने से पूरी कमाई मेरे हाथ में रख देना। बोलते बोलते वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। राकेश जी थोड़ी देर उनकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर ना जाने कैसे साहस करके बोल पड़े, कोई बात नहीं, नई बहू के अरमान ऐसे ही होते हैं, तुम भी तो कुछ ऐसी ही थी। तुम भूल गई जब तुम ब्याह कर आई थी तब अम्मा के नाम पैसे भेजने पर कितना हंगामा किया करती थी। एक बार तो तुमने अपनी कसम देकर मुझे अम्मा को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था कि इस माह तनख्वाह नहीं मिली। और फिर हम उन पैसों से जब घूमने गए तो मेरे उदास हो जाने पर पूरे शिमला ट्रिप के दौरान मुझे ताना दे रही थी कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ वगैरह वगैरह, जबकि मैं अम्मा को झूठ बोलने की वजह से खुश नहीं था। फिर वह बोली कि बाद के 2 दिन तो आप खुश थे ना। राकेश जी बोले, हाँ वो इसलिए कि मैं तुम्हारी नज़र बचाकर चुपके से कुछ रुपए अम्मा को मनी ऑर्डर कराया था, फिर बाद में मैं अक्सर ऐसा ही करता था, तुम्हें बताए बगैर ही अम्मा और भाभी जी को पैसे से मदद करता रहा। जब कभी बोनस या किसी और फंड से अतिरिक्त पैसे मिलते तुम्हें नहीं बताकर मैं उनकी मदद करता रहा। यहाँ तक कि बड़ी दीदी की बेटी की शादी में जीजा जी ने कुछ उधार मांगा तो मैंने भविष्य निधि से निकाल कर उन्हें दिए थे, क्योंकि हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था और तुम्हारे अलावा घर के और बच्चों के लिए कहीं और खर्च करना तो तुम एकदम मना करती थी और इतना शोर मचाती थी कि घर में शांति बनाए रखने के लिए और हमारे आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था।
और देखो, आज मेरी जगह हमारा बेटा है और तुम्हारी जगह हिमांशी है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बोलते बोलते राकेश जी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, जिसे संगीता ने साफ महसूस किया। संगीता जी ने कहा, देखिए, अब हमारा बेटा आलोक क्या निर्णय लेता है, मैं उस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैंने उसकी और हिमांशी की कोई बात सुनी है। लेकिन अंदर ही अंदर आज संगीता जी को एक छले जाने का एहसास बड़ी ही तीव्रता के साथ हो रहा था। आज तक उनके पति राकेश जी उनसे छुपाकर दूसरों को पैसे की मदद करते रहे, पर उसमें वो कहीं न कहीं खुद का दोष भी मान रही थी। पर अब ये बेटा जो कल उनके साथ चालाकी करने जा रहा था, उसको वह भूल नहीं पा रही थी। जिस बेटे को 26-27 साल पाल पोस कर बड़ा किया, जो आज तक सब कुछ अपनी माँ को बताता आया था, अब शादी के बाद उनसे झूठ बोलेगा, ये उनके अंदर की ममतामयी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें याद है, एक बार उन्होंने उसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय गलती से 500 की जगह 2 500 के नोट एक साथ दे दिए थे, तो इसे आलोक ने वापस आकर सबसे पहले अपनी माँ को पैसे वापस कर दिए थे, और अब वो कैसे बदल गया। संगीता जी की ममता आज इतनी आहत हुई थी कि हृदय में एक दर्द की लहर थी। एक विश्वास के टूटने के जानलेवा एहसास ने उनको हिलाकर रख दिया था। वह सोची नहीं, चाहिए मुझे उसके पैसे, बस वो बहू की बात मानकर झूठ बोलकर मुझे पराया न करे। संगीता जी खुद ही बड़बड़ा रही थी और रोए जा रही थी और बोल रही थी कि मेरा बेटा अब पराया हो गया है। संगीता जी जैसे जैसे सोचती जाती, उनकी रुलाई तेज होती जा रही थी। आहत ममता और टूटे विश्वास के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब वह आगे से वह बेटे पर कैसे विश्वास कर पाएंगी। सोचते सोचते संगीता जी फिर जोर जोर से रोने लगी। राकेश जी उनको सांत्वना देते हुए पानी लेने रसोई घर जाने को तत्पर हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संगीता जी किसी तरह रुलाई रोककर दरवाजे की तरफ उत्सुक होकर देखने लगी और राकेश जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। अंदर आकर पहले आलोक ने अपनी माँ को पानी पिलाया, फिर हिमांशी उनके बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलागी। थोड़ा पानी पीकर जब संगीता जी कुछ ठीक हुई तो उन्होंने सवाल किया, तुम लोग यहाँ कैसे? आलोक बोला, जब आप हमारी बात सुनकर वापस मुड़ी तो हिमांशी को आभास हो गया था कि बाहर कोई है, और फिर हम जब अपने कमरे से बाहर आए तो आप दोनों की बात सुनकर एकदम शर्मिंदा हो उठे। हिमांशी बोली, मम्मी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। आलोक पहले की तरह सारी तनख्वाह आपके हाथ में रखकर ही रखेगा। हमें बड़ों के अनुभव से सीखना चाहिए, और मैंने और आलोक ने आपके और पापा जी के जीवन के अनुभव को सुनकर यही निश्चय किया है कि अब कोई अपनी तनख्वाह के पैसे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आलोक को उल्टा सीधा सिखा रही थी। आलोक बोला, सिर्फ हिमांशी को ही नहीं, माँ मुझे भी माफ़ कर दो। संगीता जी बोली, रुको बच्चों, तुम दोनों को माफ़ करने से पहले मुझे तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगने दो। राकेश जी बोले, बस बस, बहुत हो चुका यह माफ़ी मांगने का कार्यक्रम। चलो, सबने सबको माफ़ किया। जाओ बच्चों, तुम लोग अब जाकर सो जाओ। आलोक ने कहा, अब तो लगभग सुबह होने वाली है, अब क्या सोएंगे हम, यही बैठते हैं आप दोनों के संग। फिर आलोक माँ के पास आया। वह अपनी तनख्वाह एक लिफाफे में भर लाया था। उसे माँ के हाथों में देकर वहीं जमीन पर बैठ गया, पर अपना सर माँ की गोद में रख दिया। ममता और प्रेम से भरी संगीता जी का मन गदगद हो गया।
आलोक के सर पर हाथ फेरते फेरते उन्हें अचानक महसूस हुआ उनकी आंख फिर से गीले हो रहे हैं, जिसे हिमांशी ने बड़े ही जतन से अपने दुपट्टे में समेट लिया। कल की नई बहू में संगीता जी की छवि नजर आई, जो शादी के बाद दुल्हन बनकर इस नए घर में अपनी एक पहचान और अपना हक चाहती है। और उन्होंने हिमांशी को गले से लगा लिया और राकेश जी रसोई की ओर से चाय बनाने चले गए। शायद भीगे हृदय और सजल आंखों में अम्मा की याद आ गई थी। उनको लगा अम्मा उनको प्यार से निहार रही है। उन्हें इस बात का गहरा संतोष था कि जब तक अम्मा जीवित रहीं, उन्होंने उन्हें कोई कमी नहीं होने दी थी। हाँ, संगीता जी को घर में कलेश होने के डर से कभी नहीं बता पाए थे, पर एक अच्छे पति होने के साथ साथ उन्होंने एक बेटा होने का कर्तव्य बखूबी निभाया था। आज पता नहीं क्यों गांव की मिट्टी से सने अम्मा के आंचल की खुशबू बड़े ही पास से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे अम्मा मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कल्पना में अम्मा की मुस्कुराती ममतामयी छवि को याद करके अपने हाथ उनको प्रणाम करने की मुद्रा में जोड़ दिए। आज उनका मन अम्मा की ममता की छांव को महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ही ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। चलिए हम आपसे मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।